So we are having a keynotes here from the definition. This is definition derived from the book and authored by whom? Gordon Allport. So now it is the dynamic organization within an individual of those psychophysical systems that determine the unique adjustment with their environment. So यहाँ पे क्या हो रहा है? We need to check this once again. Dynamic organization. There are lots of cells in us. हम अलग अलग सेल से बने हुए. हमें क्या कहता है बायोलॉजी? बायोलॉजी हमें कहता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. क्या कहता है हमें बायोलॉजी? सो कहाँ कहाँ सेल्स अवेलेबल होते हैं हमारे बॉडी में? हर जगह, हर जगह. इसलिए ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है. तो बायोलॉजी इसमें आ गया है पहले से डेफिनेशन में. उसके बाद डायनेमिक है. डायनेमिक क्यों कहा गया है? क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ चेंज होगा. हर दिन नया होगा, हर सिचुएशन नया होगा. हर गाना आप अलग अलग बार सुनेंगे तो अलग अलग फीलिंग्स आएंगे. ऐसे भी हो सकता है एक ही गाने से अलग अलग फीलिंग्स भी अलग अलग टाइमिंग पे आ सकते हैं. सो एज एन एग्जाम्पल, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब हर बार नया कुछ आपको फील होने वाला है, सीखने वाले हैं आप, समझने वाले हैं. सो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है पर्सनैलिटी के लिए. सो पर्सनैलिटी एक चेंज होने वाली चीज़ है. ये समझ में आ गया सबको? किस में है वो? विद इन एन इंडिविजुअल मतलब आप में है. ये जो हमेशा चेंज होने वाली पर्सनैलिटी है वो आप में है. आपके बाहर है क्या? नहीं है. दिस वी आर स्टडिंग इंडिविजुअल लेवल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी. सो अपने आप ही ये आप में ही है. आपको हर सुबह उठ के एक ही फीलिंग आती है क्या? आपको अलग अलग फील आता है. सो इट इज़ अ डायनेमिक थिंग. ओके. कभी पैर दुखेगा, कभी सर दुखेगा, कभी बहुत एक्साइटमेंट होगा, कभी लथार्जी आ जाएगी. सो पैर और सर अलग अलग चीज़ें हैं बट माइंड पे इफेक्ट कर रही है. सो यहाँ पे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इंडिविजुअल. अब बारी आती है ऑफ दोज साइको. साइको मतलब क्या कहा था मैंने? साइको क्या कहा था बताइए? मेंटल. वेरी गुड. सो मेंटल हेल्थ और उसके साथ कौन सी? फिजिकल हेल्थ. वेरी गुड. तो फिजिकल और मेंटल का मिला के ये बन रहा है. ऐसे नहीं है कि आप मेंटली कुछ अलग चीज़ लेके चल रहे हो और फिजिक को कोई देखेगा ही नहीं. ऐसे नहीं होगा. अगर कोई भी आपकी पर्सनैलिटी अगर जज करना चाहे, आपको समझना चाहे, तो वो हमेशा आपको दो अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करेगा. कौन कौन सी चीज़ें हैं? मेंटल है और फिजिकल है. अगर आप दिखने में बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा स्माइल कर रहे हो, बट आपके मन में कुछ अलग चीज़ें चल रही है, तो स्माइल में जेन्युइनिटी नहीं रहती. अब एग्जाम्पल कोई बता पाएगा झूठा झूठा हंस के? मेरे चेहरे को देखे झूठा हंसिए. ये तो सच वाला हो गया. झूठा हंसना है. कोई हंस नहीं पा रहा है. ठीक है, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है. आप सब जेन्युइन लग रहे हो मुझे. फ्रेशर जेन्युइन भी होते हैं. जैसे पैशनेट होते हैं वैसे जेन्युइन भी होते हैं. ओके. सो साइको फिजिकल. फिजिक आपकी बहुत अच्छी है बट मेंटली आप थोड़े डिस्टर्ब है, तो पर्सनैलिटी अच्छी नहीं दिखेगी. अगर आप फिजिकली बहुत अच्छे हैं, मेंटली डिस्टर्ब है, फिजिकली डिस्टर्ब है, मेंटली बहुत अच्छे हैं, फ़ायदा नहीं होगा. आपको दोनों चीज़ें साथ में देखनी है. तो इसीलिए डेफिनेशन में ही बता क्या गया है, मेंटली एज वेल एज फिजिकली यू नीड टू बी वेरी मच हेल्दी. हेल्दी वर्ड यहाँ पे आएगा. मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है. उसके लिए आपने कहा मेडिटेशन करना चाहिए. अब फिजिकल हेल्थ के लिए कहा आपने जिम जाना चाहिए, पर आप कहीं जाते ही नहीं, तो पर्सनैलिटी कोई बन ही नहीं रही. तो बनेगी तो बनेगी, नहीं बनेगी तो किसका नुकसान? हाँ, खुद का. तो कोई प्रॉब्लम नहीं. हम डेफिनेशन तक यही यहाँ पे रुकने वाले, फिर ज़्यादा नहीं लंबा जाएंगे. यूनिक एडजस्टमेंट विद देयर एनवायरमेंट.
अब ये क्या चीज है? सिंपल एग्जांपल लेंगे, बड़ा सा फ्लड आ गया, बड़ा सा फ्लड आ गया, फ्लड इतना आया कि लोग अब डूबने लगे हैं, और आप ऐसी बिल्डिंग में हो जिस बिल्डिंग में 100 लोग फंसे पड़े हैं, और आपको अच्छे से तैरना आता है, मतलब आपकी फिजिकल सिस्टम स्ट्रांग है। एग्जाम्पल नंबर 1, फिजिकल सिस्टम स्ट्रांग है, बट वो बंदा डेयरिंग नहीं कर पा रहा है कि मैं तैर के दूसरी तरफ जा सकूंगा या फिर रेस्क्यू टीम को बुला सकूंगा। तो साइको लेवल पे आप डिस्टर्ब है, आप डेयरिंग नहीं कर पा रहे। तो ये कौन सी पर्सनैलिटी हुई? सो एक बंदा है जिसको तैरना नहीं आता, बट उसको निकलना है वहां से, वो ट्राई कर रहा है बट तैर नहीं पा रहा है, और तैरने के अलावा ऑप्शन भी नहीं है, कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसके सहारे वो बाहर निकल पाए। तो यहां पे ये कौन सी पर्सनैलिटी हुई? फिर आधी अधूरी हो गई, प्रॉब्लम तो वैसे ही रह गया। अब एक पर्सनैलिटी और एक है जिसको मालूम है कैसे तैरना है, जो मेंटली स्ट्रांग है, अच्छे से तैरा हुआ है, ओशंस में जा चुका है, रिवर्स में जा चुका है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग मेडल ला चुका है, फिजिकली भी फिट है और मेंटली भी फिट है। वो बंदा क्या करेगा? वो पहले बाहर जाएगा, रेस्क्यू टीम को एड्रेस बताएगा, वो बोट खुद लेके आएगा और 100 लोगों को बचाने की कोशिश करेगा। सो पर्सनैलिटी, ये इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ सकती है। अगर आप फिजिकली भी अच्छे हैं तो भी फ़ायदा नहीं, मेंटली अच्छे तो भी फ़ायदा नहीं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। तो आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है? एनवायरनमेंट सबके लिए सेम होगा, फ्लड सबके लिए आता है, सो एनवायरनमेंट विल बी द सेम। आप किस तरह रिएक्ट करते हो, सो यूनिक एडजस्टमेंट। आप फ्लड आ गया है, आपके एरिया में फ्लड आ चुका है, 100 लोग फंसे पड़े हैं, आपने तैरना भी सीखा है अच्छे से, मेंटली भी आप स्ट्रांग हो और फिजिकली भी आप स्ट्रांग हो, आप उससे निकल सकते हो। तो ऐसी तैयारी आपको नेक्स्ट टाइम कब लगेगी बताइए? प्लेसमेंट के दौरान। वेरी गुड। तब दोनों चीज़ें देखी जाएंगी कि नहीं देखी जाएंगी? तब आप मेंटली अगर प्रिपेयर हो और फटे हुए जूते, ना इस तरह किया हुआ शर्ट और कैसे तो भी बिखरे हुए बाल अगर लेके वहाँ पे जाओगे तो क्या होगा? नहीं होगे। आपके लगभग 2000 रुपये ब्यूटी पार्लर और इस पे खर्च हो गए, मैनिक्योर पेडिक्योर पे, पर आता कुछ भी नहीं है, तो क्या होने वाला है? तो भी आप फेल हो जाओगे। देखिए, फेशियल करना ज़रूरी है, बट उसके साथ में मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है। सो दोनों भी चीज़ें ज़रूरी है। आप अगर बोलोगे सर दिखने में क्या है, नाम में क्या रखा है, दिखने में क्या होता है, सब तो है यहाँ पे ये, वो उनको नहीं पता ना। वो आपका फ़ोटो मंगाने वाले हैं, आपका रिज्यूमे मंगाने वाले हैं, उसके बाद आपको पूछेंगे कि आप आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो, राइट? सो ये चीज़ें यूनिक एडजस्टमेंट है एनवायरनमेंट के लिए। प्लेसमेंट सबको आएंगी कि नहीं आएंगी? सबको आएंगी। सबको प्लेसमेंट में बैठने का बराबर मौका दिया जाएगा, बट वहाँ पे सेलेक्ट कौन होगा? जो अच्छे से एडजस्टमेंट करेगा। किस सिस्टम के साथ? साइकोफिजिकल सिस्टम के साथ। तो साइकोफिजिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। डेफिनेशन समझ में आ गया? शैल आई मूव अहेड? ओके। सो वन इज टाइप थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? सेकंड इज ट्रेड थ्योरी। सो हियर वी हैव MBTI in the type theory. Myers-Briggs टाइप इंडिकेटर। सो आपकी पर्सनालिटी को अच्छे से जस्टिफाई करेगी ये टेस्ट। सो ये असेसमेंट है, इसको क्या बोलेंगे? पर्सनालिटी असेसमेंट। सो आफ्टर अटेम्प्टिंग टू दिस असेसमेंट you will get
your personality type, which will be divided into 16 different parts. So it covers up lots of things like introvert, extrovert, then sensing, intuition, thinking, feeling, and then judging and perceiving. So here we have distinctive 16 personality types, and it is most probable that you will land up into any of this block, and your personality will be justified by the companies accordingly. अगर आप कम बोलते हो तो यू विल बी लाइक इन इंट्रोवर्ट सेक्शन, बट इंट्रोवर्ट सेक्शन अगर आप ठीक से देखते हो तो यहाँ पे इंट्रोवर्ट सेक्शन बहुत बड़ा है. सो इतना बड़ा इंट्रोवर्ट सेक्शन आ गया. अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो इतना बड़ा एक्सट्रोवर्ट आ गया. सिमिलरली आप अगर चीज़ें फील करने में ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो तो आप फीलिंग में चले जाओगे. तो F कहाँ कहाँ पे है? सो ये देखिए यहाँ पे आ गया F और यहाँ पे आ गया आपका T. तो अगर आप फील ज़्यादा करते हो, सोचते कम हो, तो यहाँ पे आपका F सेक्शन में आएगा. अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपका इस सेक्शन में आएगा. अगर आप थिंकिंग अच्छे से करते हो तो ये दोनों सेक्शन हो गए. अगर आप इंट्रोवर्ट हो और आपको फीलिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये 4 सेक्शन रह गए. सो अब इन 4 सेक्शंस में हमें और यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि हमें किसी एक ब्लॉक में एंड अप होना है. तो हम यहाँ पे कौन सी टेक्निक ले रहे हैं अभी? थिंकिंग, राइट, एंड फीलिंग. उसके बाद क्या आएगा बताइए? इस लेवल पे क्या आएगा? जजिंग एंड परसीविंग. वेरी गुड. तो जजिंग यहाँ पे आ गया. शायद ये थोड़ा सा ओके. सो यहाँ पे क्या आया है? जजिंग. यहाँ पे क्या आया है? परसीविंग. यहाँ पे क्या आया है? परसीविंग. और यहाँ पे क्या आया है? सो यू नो द टेक्निक, यू नो द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थियरी. तो आपको बताना भी आना चाहिए, उससे ही आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? सेंसिंग. और कहाँ आएगा सेंसिंग? यहाँ आएगा. ठीक है. और यहाँ पे आपको मिलेगा N और N. N मतलब इंट्यूशन. सो आप अगर सेंस करने के लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, इंट्रोवर्ट हो, फीलिंग के साथ जाते हो, तो अपने आप ही ये दोनों सेक्शन आएंगे. फिर जजिंग या परसीविंग, इसमें से आपको एक कोई तो भी चूज़ करना पड़ेगा. सो इट डिपेंड्स आप कैसे हो. इसके लिए सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आसान होते हैं. इसको कहेंगे सेल्फ असेसमेंट. आप सवालों के आंसर देते हो, कोई आपका इंटरव्यू नहीं लेता है. तो ये हो गया एक MBTI, राइट. अब बारी आती है ट्रेड थ्योरी, जिसमें कि हमें प्रोमिनेंटली सीखना है बिग 5. क्या सीखना है हमें? बिग 5. 5 क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि 5 अलग अलग पैरामीटर्स है, ट्रेड्स है, जिनको हमें स्टडी करना है. सो अब मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो पहले आएगा ओपननेस टू एक्सपीरियंस. अगर आप अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें, कुछ अलग ट्राई करना अच्छा लगता है आपको, तो ये आपका ज़्यादा होने वाला है. तो रेटिंग कैसे देंगे? 5 स्टार रेटिंग. जैसे उसमें ब्लॉग्स थे वैसे इसमें 5 स्टार है. सो 5 स्टार सबको अच्छा भी लगता है, राइट, खाने में भी और समझने में भी. गुड. सो ओपननेस टू एक्सपीरियंस मतलब क्या? आप नई चीज़ें ट्राई करना पसंद करते हो. ये 5 स्टार हो सकता है जो लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, हॉबी चेंज करते हैं, उसके बाद नए लोगों से मिलते हैं, कुछ अलग ट्राई करने का, सीखने का प्रयास करते हैं.
ओके, कॉन्सेंशियसनेस ये भी आप 5 स्टार ला सकते हो। अब मैं अगर ठीक से बताना चाहूँ तो ये पैरामीटर कंपनीज को बहुत अच्छा लगता है। दीज पीपल आर डिपेंडेंट, दीज पीपल आर डिसिप्लिन, दीज पीपल आर सिस्टम ओरिएंटेड। इन लोगों को सिस्टम के साथ चलना, बाय रूल्स चलना और अपने काम से काम रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये लोग कंपनी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपका ये पैरामीटर अच्छा होना ज़रूरी है। उसके बाद आएगा एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन आपको पता है, यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो लोग आउटस्पोकन है, कनेक्टिविटी ओरिएंटेड है, बोल्ड है, सोशली इंटरैक्टिंग है, तो इनको क्या बोलेंगे? एक्सट्रोवर्ट। ओके, उसके बाद क्या आएगा? अग्रीएबलनेस। सो अग्रीएबलनेस भी वेरी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये भी कंपनीज को अच्छा लगता है। अगर कोई काम आपको दिया जाए तो आप उसको अग्री करते हो, उसके साथ जाते हो, फ्लो के साथ जाना कहते हैं इसको। सो आपको जो कहा जाए, यहाँ पे लोग डिसिप्लिन तो होते हैं, उसके साथ पोलाइट भी होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ओबीडियंट होते हैं। आपको अगर कुछ कहा जाए, अगर सामने वाला बंदा जेन्युइन है, अच्छे से बता रहा है, इंटेंशन अच्छा है, तो सुनने वाले लोग अग्रीएबल होते हैं। अगर आप नहीं सुन रहे तो ये अग्रीएबलनेस आप में कम है। ओके, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? न्यूरोटिसिज्म, मतलब इमोशनल इंस्टेबिलिटी। अगर ये ज़्यादा है तो गड़बड़ है, क्योंकि हमें खुद के इमोशंस पे काबू नहीं हो रहा है, हमें स्ट्रेस लेवल पे मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, हमें अगर कोई चिल्ला के बात करे तो हमें वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे आई है? न्यूरोटिसिज्म। सो यहाँ पे था बिग 5। बिग 5 में इमोशनल कोई भी चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं की है, बट यहाँ पे बिग 5 में वो चीज़ है, प्रोमिनेंटली है। तो कई मामलों में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि आपको फाइनल आंसर नहीं मिलता। 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार आ गए तो 5 का कंप्यूटेशन लग गया, परम्यूटेशन लगने के बाद आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सी पर्सनैलिटी सच में सही है। बट यहाँ पे वैसे नहीं होगा। अगर मैं HR हूँ और मैंने फाइनल कर लिया कि मुझे एक्सट्रोवर्ट ही चाहिए, थिंकिंग को फोकस करने वाला ही चाहिए, तो मेरे पास अपने आप ही 4 ब्लॉक आ गए, उसमें से मैं एम्प्लॉय चूज़ कर सकता हूँ। तो MBTI इज़ टिपिकली ईजियर टू अंडरस्टैंड बाय कंपनीज, और आपको मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम में प्लेसमेंट के दौरान आ सकता है। हाउएवर अगर बिग 5 आपको आने वाला है तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा। जैसे कि मैं बता सकता हूँ, अगर हाई लेवल की जॉब्स है तो आपको इसको भी फेस करना पड़ सकता है। अगर आसान वाले जॉब है, एंट्री वाले जॉब है, तो ये आपको प्रोमिनेंटली यहाँ पे असेसमेंट फेस करना पड़ सकता है। इसमें कोई डाउट है? अब क्लियर हो गया सबको? एनी इश्यूज़? सो ये था MBTI टाइप थ्योरी और ये था बिग 5 ट्रेड थ्योरी। समझ में आ गया सबको? एनी डाउट्स? कॉन्सेंशियसनेस इज रिलेटेड टू कॉन्शियस, रिलेटेड टू साइंस। अब आपका कॉन्शियस एक अलर्ट लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे कैसे काम करता है, अगर उसको थोड़ा सा आसान तरीके में बताना चाहे तो क्या करेंगे उसको? कॉन्शियस है आपका, कॉन्शियस मतलब आपकी चेतना, वो साइंटिफिक तरीके से काम करती है क्या, या कहीं भी भाग रही है, बस आइसक्रीम दिख गई और घुस गए और पता नहीं चला कि सर्दी थी, परसों ही गोलियां खाई है। सो दे आर मोर डिसिप्लिन्ड, दे आर मोर डिपेंडेंट, दे आर मोर सिस्टम ओरिएंटेड पर्सन्स। तो वो समझ के, सोच के, यहाँ पे आपने देखा है थिंकिंग वाला, ये थोड़ा थोड़ा मैच करेगा। यहाँ पे उनको पता है क्या चीज़ें करनी है, जजिंग में जाएंगे, जजिंग, थिंकिंग, ये लोग होते हैं कॉन्सेंशियस। ये बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेंशियस होना कंपनी को अच्छा लगता है, क्योंकि आप सिस्टम को पता करते हैं, उसके साथ आगे बढ़ते हैं,
कंपनी का फ़ायदा देखते हैं, खुद का भी फ़ायदा देखते हैं। दे लाइक दोज एम्प्लॉयज़। आइडिया आ गई? ओके, एनी मोर डाउट? इसमें यहाँ पे 16, यहाँ पे 5 है, 21 बता पाएंगे ठीक से? बता पाएंगे? कोई डाउट हो तो पूछिए। सो यहाँ पे हमने पर्सनैलिटी की 2 प्रोमिनेंट थियरीज डिस्कस की हैं, जिसकी ये भी सेल्फ असेस्ड होती है और ये भी सेल्फ असेस्ड होती है। तो आपको एक बड़ा सीरीज ऑफ क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा, वो लगता है बोरिंग, लगता है हम उसमें झूठ बोल सकते हैं। वहाँ पूछा जाता है कि आप अपना वर्क टेबल कितना क्लीन रखते हो, आप वहाँ पे क्या बोल देते हो? यस, 5 स्टार। और बाद में आपको पूछा जाता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें उस पर होती है, वो आप नहीं बता पाते। अगर कोई बंदा उसको ऑर्गेनाइज रखता है तो उसको पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। फिर अगला आंसर झूठ देने के इसमें इसके पॉइंट्स कट हो जाते हैं। सो इस तरह से वो टेस्ट बनाया जाता है जिससे कि झूठ भी पकड़ में आ जाए। अगर आप सिस्टमेटिक नहीं हो तो बता दो, अगर आप अग्रीएबल नहीं हो तो बता दो। गलत ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने से अच्छा है खुद को समझ लेना और खुद में बदलाव लाना। अब आज के सेशन के बाद कितने लोगों को इच्छा हुई है स्विमिंग सीखने की? गुड। सो बेसिकली वी नीड टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी बाय असेसिंग इट वेरी केयरफुली। अब आएंगे जोहारी विंडो पे। जोहारी, जो मतलब जोसेफ एंड हैरिंगटन, इन दोनों ने मिलके ये बनाया है। जैसे मायर्स ब्रिग था वैसे जोसेफ और हैरिंगटन की ये विंडो है। विंडो में 4 प्रोमिनेंट सेक्शन है जो आपके इंटरपर्सनल स्किल्स डिस्कस करते हैं। सो इंटरपर्सनल स्किल्स और नॉलेज, ये दोनों भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन यू वर्क इन द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। तो क्या क्या है यहाँ पे? ओपन एरिया, सो नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स एज वेल। अगर आपको कुछ चीज़ पता है और बाकी लोगों को पता है, जैसे कि आपकी पोजीशन, आपका एक्चुअल स्टेटस, आपकी गाड़ी का कलर, ओके, ये सब ओपन एरिया में आता है। बट आपको पिछले महीने कितने इंसेंटिव मिले थे वो किसको पता है? सिर्फ आपको पता है। सो दैट इज नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर्स। आपको कितने पैसे मिले, आपने कितने का लोन लिया है, लोन का ईएमआई कितना जा रहा है, दैट इज हिडन एरिया। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपका असेसमेंट होने वाला है, ईयरली असेसमेंट। सो उसमें आपको कितने स्टार आए वो किसको पता है? दूसरे लोगों को पता है, आपके मैनेजर को पता है, सुपर मैनेजर को पता है, कंपनी के ओनर को पता है, आपको नहीं पता है। सो यहाँ पे क्या हो गया? क्रिएट ब्लाइंड एरिया। सो ब्लाइंड एरिया ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? अच्छा होता है, बुरा होता है? बुरा होता है, क्योंकि आपको नहीं पता है। ये जितना कम हो उतना प्यारा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अननोन। जब आप मालूम ही नहीं कर पाते, किसी और को भी नहीं मालूम। अब सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको कितने लाख रुपए का पैकेज अगले साल लगने वाला है? दिस इज एन अननोन। ना मुझे मालूम है ना आपको खुद को। तो ये चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। आपने यहाँ पे लिखना चाहिए कि सर मुझे पता है मैं 10 लाख का पैकेज लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ। तो ये कहाँ जाना चाहिए? हिडन में। अननोन और ब्लाइंड दोनों भी आपके लिए अच्छे नहीं है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और उसके साथ में नॉलेज बेस, ये दोनों भी स्ट्रांग होने ज़रूरी है। ओपन एरिया बढ़ना चाहिए, हिडन एरिया बढ़ना चाहिए। प्रैक्टिकली ये कैसे होना चाहिए बताइए? प्रैक्टिकली ये ऐसे होना चाहिए। आप एक खुली किताब के जैसे घूमने चाहिए, सब कुछ जानना चाहिए। आपका सब कुछ लोगों ने जानना चाहिए, लोगों का सब कुछ आपने जानना चाहिए। गांधी जी क्यों इतने फेमस हुए हैं? उनकी दिनचर्या, उनको कौन सा खाना अच्छा लगता है, वो क्या काम करते हैं, ये सबको पता था, पूरे देश को पता था। ओपन एरिया बहुत अच्छा होता है। हिडन एरिया कम रखना चाहिए जिससे लोगों का आप पे ट्रस्ट बढ़े। आप बहुत चीज़ें छुपा के रखते हो, है कि नहीं? गद्दे के नीचे कुछ, मोबाइल के सिक्योर फोल्डर में कुछ, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। सो ये भी कम होना चाहिए, ये भी कम होना चाहिए। आपको सब चीज़ें
एटलीस्ट आपके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहिए आपने। सो ये भी कम होना चाहिए। सो ब्लाइंड कम से कम हो और अननोन उससे भी कम हो। सबसे बड़ा कौन सा होना चाहिए? ओपन। ओपन रहने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? इंटरपर्सनल स्किल बढ़ाने के लिए सच बोलना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। चीज़ें छुपानी नहीं है। चीज़ें झूठ बोल के छुपाएंगे तो ये कम हो जाएगा। ओके, गॉट इट? जो अरविंदो, थैंक यू सो मच।